तो आज हम लोग क्लास 6 का NCERT करेंगे, जिसमें जितना हो सकेगा करेंगे। फिर अगले चैप्टर को अगले में डालेंगे। कोशिश रहेगी कि ये अधिक से अधिक समाप्त हो पाए। तो हमारा पहला चैप्टर है प्रारंभिक कथन, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये पहला चैप्टर है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि NCERT में कॉन्सेप्ट बनाने के लिए कुछ कहानियाँ दी होती है ऊपर से, और ये यहाँ दिया हुआ है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी, यह कोई कैसे जान सकता है कितने वर्ष पहले क्या हुआ होगा। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, और साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति यानी कि नॉलेज हो या याद हो उस चीज़ को। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे कोई जान सकता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हमें आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ हासिल करनी चाहिए। और उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, ये सब बात, कौन से गीत गाते थे, इन सब के बारे में भी जानकारियाँ हमें मिलती है। लोग कहाँ रहते थे, पाला है। नर्मदा नदी का पता लगाना है, हमें मानचित्र 2 में इसमें दिया हुआ होगा कहीं NCERT में। बुक उल्टा करके भी साथ साथ देखते जाएंगे तो ठीक रहेगा। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। किस नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर लोग रहते थे कई लाख वर्ष पहले, ठीक। और उसमें से क्या कहता है कि कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों अन्य उत्पादों यहाँ संग्रह करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब शिकार होता है, वे आखेट करते थे जानवरों का। अब जो है उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के पता लगाने के लिए बोल रहा है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं, कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ी में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ, जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहाँ लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाना है आगे। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ था, यानी कि पूर्व में जो है गारो और मध्य में जो है विंध्य पहाड़ियाँ, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ था उस समय में। जहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, चावल उपजाया गया था, और वह स्थान कहाँ पर है? विंध्य के उत्तर में स्थित है। ये बात आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है काबुल नदी, सुलेमान, किरथर पहाड़ी, यहाँ की बात हो रही है। ये किरथर पहाड़ी की बात हो रही है, आप ये देख सकते हैं। सिंधु नदी के बगल में है किरथर पहाड़ी, और ये अब तो शायद पाकिस्तान में चला गया है। और उसके बाद जो है आगे हम इसी में पढ़ेंगे कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसके सहायक नदी का पता लगाना है। तो सिंधु नदी यहाँ आपने देखा कि सिंधु नदी कहाँ पर है। सिंधु नदी आपका ये यहाँ बह रहा है, जो कि पाकिस्तान में भी आधा बहती है और भारत में भी बहता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे हम चलेंगे, मानचित्र पर सिंधु का पता लगा लीजिए, ठीक। सहायक नदियों में उन्हें कहते हैं जो क्या करता है, मतलब कोई भी बड़ी नदी का जो सहायक नदी वही कहलाएगा जो उस नदी के साथ जाकर के बाद में मिल जाता है। यानी सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर के मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 4700 वर्ष पहले की बात हो रही है, पूर्व। इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गाँव व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कहने के लिए कहा जा रहा है कि सिंधु के बगल में जो मतलब निवास स्थान था, आरंभिक नगर फले फूले थे, वह आज से 4700 वर्ष पहले फलित हुए थे। लेकिन गंगा के मैदान में जो हुआ था वह 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि बिहार यूपी सब में 2500 वर्ष पूर्व ये जो गंगा का मैदान है यहाँ पर जीवन संभव हुआ।
पहले सिंधु घाटी सभ्यता 4700 वर्ष पूर्व, आज से पहले की बात हो रही है। यानी आज से हम जोड़ेंगे तो ईस्वी से तो पहले 25 ईसा पूर्व हम लोग जानते ही हैं, उसी को यहाँ से आज से जोड़ के बोल रहा है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाना है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, यानी कि अभी जो वर्तमान में बिहार है, उसके नाम से जाना जाता था। यानी कि गंगा के आसपास जो सोन नदी है, उसके आसपास का क्षेत्र जो है मगध के नाम से प्रचलित था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई। यानी कि जैसा मगध था पहले, उस क्वालिटी का राज्य की स्थापना देश के अन्य हिस्से में भी की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, वे लोग करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं एक दूसरे पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते थे। एक गांव से दूसरे गांव में घूम करके वे लोग शिक्षा देते थे, धार्मिक गुरु सब। और कहता है एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी मतलब यात्रा करते थे। उत्सुकता होती थी जो यहाँ से वहाँ जाएंगे घूमने फिरने का, तो वो घूमते थे। एक दूसरे के विचारों को जानने का प्रयास करते थे यात्राओं के बाद। आज लोग यात्राएं कैसे करते हैं इसके बारे में पता करना। आप लोग जानते हैं कि आजकल लोग गाड़ियों से यात्राएं करते हैं। एक बार फिर मानचित्र को देखना है। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यहाँ यानी कि पहाड़, पर्वत और समुद्र जो है इस उपमहाद्वीप यानी भारत की बात हो रही है, उसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके, लेकिन चाहा तो हो गया। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। लोगों का ऐसा स्वभाव होता है जो जहाँ जाते हैं वहाँ बस जाते हैं, बस सकता है, रह सकता है। इस आगमन ने हमारी जो परंपरा संस्कृति है उसको समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीका के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम की बात हो रही है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिस संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और तुरान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व उत्तर पश्चिम में एक ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस तथा इंदोस इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश के लिए कहा था। यानी वो लोग 100 को ह बोल पाते थे, यानी 100 लोग से नहीं बोला था, हिंदू बोलता था, इसी तरह सिंदोस हो गया, ठीक ना। और पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा था, ठीक। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। यानी कि ये प्रश्न भी बन सकता है कि ऋग्वेद की जो मतलब लिखा गया था ऋग्वेद, वो 3500 वर्ष पूर्व, आज से 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। किसका प्रयोग देश के लिए होने लगा? तो ये जो हम लोग बोलते हैं भरत नाम, भारत की बात हो रही है, यानी संस्कृत में शब्द था ऋग्वेद, ठीक। अब अतीत के बारे में कैसे जानना है? तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि हम अतीत में जो पुस्तकें थी उसको ढूंढेंगे, खोजेंगे, और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। यानी जो भी चीज़ हम हाथ से लिखते हैं उन्हें पांडुलिपि कह सकते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से। पांडुलिपियाँ प्रायः तार पत्रों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखा जाता था।
या भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ये यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कैसे भोजपत्र पर उस समय लोग जो है ताड़पत्र पर लिखा करते थे। यहाँ पर आप देख सकते कैसे नत्थी करके रखता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में से प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन शैली, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। यानी कि हम लोग अभिलेख उसको कहेंगे जो पत्थर पर लिखा जाएगा, यानी जो हाथ से किसी ताम्रपत्र अथवा भोजपत्र पर लिखेंगे वह पांडुलिपि कहलाएगी, और जो पत्थर पर लिखेंगे वो अभिलेख कहलाएगा। इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए अभिलेख हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी हैं। यानी कि कुछ अभिलेख तो संस्कृत में लिखे गए हैं और कुछ प्राकृतिक और तमिल में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, इसीलिए अधिकांश अभिलेखों को प्राकृत में लिखाया गया ताकि उसको आम लोग भी पढ़ सके, क्योंकि आम लोग के लिए अभिलेख होता है। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। यानी कि जो लोग बड़े होते थे, अमीर होते थे, वो लोग भी अपना अपना अभिलेख लिखवाया करते थे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे अभिलेख लिखवाया गया है। अभिलेख मतलब पत्थर पे लिखा हुआ है। ये क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या क्या लाभ होते होंगे? सोचना है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति पुराने चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो पहले प्रयोग में लाई जाती थी, उनका खोदना, खुदाई से प्राप्त करना या उसका अवशेष का अध्ययन करना, वो पुरातत्वविद कहलाता है। यानी पत्थर, इमारत से बना हुआ अवशेष मिलेगा, मूर्ति मिलेगा, चित्र मिलेगा, उन सब के बारे में जो चर्चा करेगा और बात करेगा, उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त करेगा, वही पुरातत्वविद कहलाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ा मिला है। उसके बाद जो है यहाँ आपको दिखेगा ये एक सिंगी पशु है, पशु का अंकन मिलेगा। इस तरीके से वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन, खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए टुकड़े को भी रख लेते हैं या बचा हुआ रह जाता है दबा हुआ, तो उससे हमको पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। क्योंकि जो चीज़ मान लीजिए हम स्टॉक करके रखेंगे वो तो सड़ जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो जला हुआ चीज़ है वो अवशेष के रूप में बच जाता है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। मतलब सोर्स शब्द लाते थे, उसके स्रोत का प्रयोग करते थे कि ये चीज़ कहाँ से मिली है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, और इतिहासकार हम उसको कहेंगे जो पिछली बातों का अध्ययन करेंगे, अतीत का अध्ययन करेंगे। स्रोत के प्राप्त होने की अतीत के बारे में, मतलब पिछले बातों के बारे में, पिछले चीज़ों के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे हैं अतीत एक या अनेक। अतीत एक या अनेक, इस पे चर्चा है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक पर हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है।
ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों तथा शिल्पकारों का जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं, यानी कि पहले के ज़माने में वो लोग जी रहे हैं अभी भी। इसके मतलब यहाँ पर जो है और भी बातें दी गई है। इसके विपरीत शहरों में जो लोग रहते हैं वे लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अंतर का भेद, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण था कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। फिर भी अब तिथियों का मतलब क्या है? अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वैसे वर्ष जैसे 2000 या इसी तरह का वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब है, तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईस्वी पूर्व के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। मतलब कैसे वो लोग फिर पिछला तिथि गिनते थे, उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है इतिहास की तिथियों के बारे में। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व से होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी ईस्वी में लिखा जा पाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी AD की जगह CE तथा BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE अक्षरों का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब तक कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से होता है। इस तरीके से आगे अब जो है कल्पना करने के लिए कुछ बात कह रहा है। क्वेश्चन सर आप लोग देख लीजिएगा, होगा तो कर लेना है, ठीक रहेगा। और यहाँ पर जो कुछ उपयोगी शब्द दिया हुआ है, यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ये सब चीज़ को देख लेना है एक बार फिर से। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तिथि दिया हुआ है। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व। यहाँ आप देख सकते हैं कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पूर्व। और सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पूर्व। हम लोग इसको पढ़ते हैं कि 2500 ईसा पूर्व पढ़ते हैं, इसलिए गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज 2500 वर्ष पूर्व। इन सब को भी कुछ तिथि है इसमें, इनको भी ध्यान रख लेना है। और हम लोग चलेंगे अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें एक बच्चे तुषार की कहानी है। यहाँ पर हमने बताया था कि कॉन्सेप्ट को जोड़ने के लिए NCERT में कुछ कहानियाँ दी होती हैं, जिसके द्वारा हम लोग उनको लेके चलते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। तुषार अपने जो है रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था और ट्रेन में जा रहा था। खिड़की वाली सीट मिल गई जहाँ से वे बाहर का नज़ारा देख रहा था, और तेज़ दौड़ती गाड़ी में उसने देखा, उसे अब देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। खेत खलियाने उसको लगा पीछे जा रहा है। उसने सोचा कि आज हम लोग ट्रेन से सफ़र करते हैं, इससे पहले लोग कैसे चलते होंगे, इसके बारे में इसमें कहानी में दिया हुआ है।
ठीक है, ये तो कहानी थी। उसके बाद एनसीईआरटी का प्रत्येक लाइन ही महत्वपूर्ण होता है प्रत्येक एग्जाम के लिए, कहीं से कोई क्वेश्चन डाला जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें हम इस नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा क्या करते थे। आखेटक उन्हें कहते हैं जो शिकार करके काम करते हैं अपना। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के पीछे उसके कई कारण थे। अब पहला कारण क्या था वो हम जानते हैं। पहला कारण क्या था? पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खा करके समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी उनके पीछे जाया करते होंगे, ऐसा अनुमान है। अब ये आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा कारण क्या था? यह कि पेड़ों और फूल, इसलिए मतलब पेड़ों और पौधों में फल फूल के अलग अलग मौसम होते थे, इसलिए वे लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार एक इलाके से दूसरे इलाके में घूमते रहते थे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ का जीवित रहना संभव नहीं होता था, और पानी झीलों, झरनों, नदियों के बगल मिलता है, इसलिए उसकी खोज में वो लोग वहाँ जाया करते थे। इस तरीके से 4 कारणों से लोग जाते थे, यानी कि पानी की खोज के लिए भी लोग जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण उस समय आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ऐसा संभव है कि वे लोग अपने लिए पत्थरों, लकड़ियों के और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से औजार आज भी कुछ बचे हुए मिलते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों को काटने तथा हड्डियाँ और कुछ पत्थर के औजार थे। पेड़ों के छाल, जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले बनाए जाते थे। कुछ औजारों की लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजार जो है लकड़ी काटते थे। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार के लिए भी किया करते थे। इस तरीके से भी वो लोग उपयोग करते थे। अब रहने की जगह का निर्धारण कैसे करते थे वो लोग, इसको जानना जरूरी है। मानचित्र 2 में देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान भी पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल और झीलों के किनारे पाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाल त्रिकोण कौन कौन है। यहाँ पर बुजहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो है ये तो चकोर वाला है, चकोर वाला है। लाल त्रिकोण भीमबेटका हो गया, ठीक ना। और कहाँ है लाल त्रिकोण, उनको ढूंढ ढूंढ के हम लोग देखेंगे बुक में कहाँ पर है। हुंसगी हो गया यहाँ पे, हुंसगी। और यहाँ पे आपका उसके बाद जो कुरनुल गुफाएं हो गया, ये सब जगह पे भी लोग रहते थे। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके। भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। अभी का वर्तमान जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर भीमबेटका है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएँ मिली है, यानी कि ये जो भीमबेटका है अपना, वहाँ पर गुफाएं और कंदराएँ भी मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। अब क्या बता सकते हैं आप लोग ये जगह क्यों चुनी होगी वो लोग? क्योंकि धूप और गर्मी सब कुछ से बचाने के लिए चुनी होगी।
समझ सकते हैं। यहाँ एक सीन दिया हुआ है पत्थरों का। अब है पुरास्थल की बात हो रही है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं पर छोड़ गए थे। ये ज़मीन के अंदर अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको आगे का अध्याय में बताया जाएगा। अब है आग की खोज के बारे में। मानचित्र 2 में कुरनुल गुफा ढूंढना है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब है कि आरंभिक लोग अपना आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए। ये सब काम के लिए किया जाता होगा। आज हम आग का प्रयोग किस लिए करते हैं वो तो सब जान रहा है। अब है कि काल हम किसको कहेंगे। आगे काल की बात हो रही है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना हुआ है, यानी कि पत्थर वाले काल को पाषाण काल कहते हैं। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी जो है इसी में घटित हुई। किसमें? पुरापाषाण काल में। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कहते हैं मेसोलिथ कहते हैं, यानी मध्य पाषाण काल कहते हैं। यानी पर्यावरण में जो बदलाव हुआ वह 12,000 साल पहले हुआ, इसलिए उसको कहते हैं मेसोलिथ पीरियड। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक को माना जाता है। इस काल के औजार काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ पीरियड। यानी कि जो हम लोग आगे बढ़ते गए, पाषाण काल से इधर आते गए, हम लोग का औजार जो है छोटा होता गया। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण वाले युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए गए थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहते हैं। नवपाषाण युग का क्या मतलब है? हमने कुछ स्थानों पर देखे थे कि जो नया मतलब जो है युग प्रारंभ हुआ, उस पाषाण काल का ही एक पार्ट है ये नवपाषाण काल। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने के आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू किया होगा। साथ ही वे लोग यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे वो। हम लोग अनुमान लगाते हैं ऐसा। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को भी आकर्षित किया और उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिन्हें जंगली जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ता और जंगली पूर्वज था। कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी को भी मतलब अपने पास लाने लगे, पालतू बनाने लगे। गाय और सूअर जैसे जानवर को भी अपने घर के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। इस तरह से मतलब कैसे कैसे बना है उसकी कहानियाँ यहाँ पर दी हुई है। घरेलूकरण की प्रक्रिया कैसे हुई?
लोगों द्वारा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा जाता है। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों के लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनकी बीमारी होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण संरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। आमतौर पर अहिंसक होते हैं। ये क्या होते हैं? अहिंसक जानवर होते हैं। इसलिए हम उन्हें देखते हैं और पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए उनका उपयोग करते थे। पौधे जंगली जानवरों एवं पौधों के धीरे धीरे मतलब मिसाल बन गए, उसको रखते गए हम लोग। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इसको भी ध्यान रखना होगा। छोटे होते हैं इसलिए उसको हम लोग पालते थे ताकि हम लोग को हानि नहीं पहुँचाए। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ और जौ आते हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग प्रयोग किए थे गेहूँ और जौ का। उसी समय सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते और भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली की बात हो रही है यहाँ पर। अनाज ग्रुप में यहाँ पर बीज का फोटो दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि उसे विकसित होने में कुछ वक्त लगेगा। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर कुछ साल भी लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। पौधे बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उसकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। आज अनाज को भोजन और बीज के दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों ने इनके भंडारण के लिए सोचना पड़ा और एक जगह रहने लगे। ये लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं, उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताना पड़ेगा आपको खुद। जानवर चलते फिरते या खाद्य भंडार, इनके बारे में कुछ बातें दी गई है। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उसकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उसकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही से उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। कभी कभी जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। ये सोच करके किया गया था। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कुछ पता करते हैं। मानचित्र बारे में देखना है कि क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविद को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा पश्चिमी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ करके मतलब जो है पड़ गया होगा और जल गया होगा। गलती से ही हुआ होगा, जानबूझ से नहीं होगा। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविद को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, यानी वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहते थे। यानी गड्ढे के नीचे जो घर बनाए उसको गर्तावास। इन्हें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारे जगहों से पत्थर और औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं
जो पूरा पाषाणिक उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी मिले हैं जिनकी धार और उनकी अधिक प्रेरणा करने के लिए उन पर पॉलिश लगाई जाती थी। औखली और मूसल का प्रयोग जो है अनाज तथा वनस्पतियों के से प्राप्त करने के लिए किया गया है। आज हजारों साल पहले औखली का प्रयोग किया जाता था। उसी समय प्राचीन प्रस्तरसूरी औजारों का प्रयोग भी किया जाता होगा। मूसल मतलब जो ठकुसने वाला चीज़ होता है उसको कहते हैं मूसल। अनाज पीसने के लिए इसका प्रयोग करते थे। उसी समय प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। कभी कभी इन्हें अलंकरण मतलब उसको रंगा जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसी अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ जगह जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के लिए काम करते रहे थे, वहीं लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत सारे लोग मौसम के मुताबिक भी अपना कार्य करने लगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। उसके बाद जो है बहुत से लोग जो है मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब यहाँ पर मेहरगढ़ के बारे में जीवन मृत्यु का जो प्रश्न है उसके बारे में कुछ बातें दी गई है। मेहरगढ़ को ढूंढना है। यह ईरान वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरियों को पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरन तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ों और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान रखते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे मेहरगढ़ के समय में। ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। एक कब्र ऐसी मिली है जहाँ पर एक कब्र में एक बकरी को दफनाया गया था। ये कब्र का फोटो आप देख सकते हैं। इसे परलोक मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा सोचा जाता है। अब यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द है। आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरा स्थल, उद्योग स्थल, आवास स्थल, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, इन सबको ध्यान से देख लेना है। क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर है मध्य पाषाण युग। इसकी तिथियाँ कुछ याद रखनी है। 12,000 साल से लेकर के ये आपका है 10,000 साल तक। और यहाँ पर बसने की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। और यहाँ नव पाषाण युग का बात है 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में जो बस्ती है उसका आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हो गया था। इस तरीके से हमारा दूसरा चैप्टर खत्म हो गया।